नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम दुनिया की सबसे खूबसूरत और मशहूर इमारतों में से एक ताजमहल के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन रुकिए, आज हम कोई घिसी-पिटी प्रेम कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम इसके पीछे के विज्ञान, वास्तुकला और उन अद्भुत इंजीनियरिंग रहस्यों की गहराई में जाएंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं छुप जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक मास्टरपीस को डिकोड करते हैं। अब इंटरनेट पर ऐसी अनगिनत वायरल थ्योरीज तैरती रहती हैं कि आखिर ताजमहल के नीचे क्या छिपा है। क्या कोई गुप्त खजाना है या कोई गहरा रहस्य? सोशल मीडिया की इन बातों पर यकीन कर लेना बहुत आसान है, लेकिन आज हम सारे तथ्यों को अफवाहों से बिल्कुल अलग कर देंगे। हम जानेंगे कि वास्तव में इसके नीचे क्या है, और यकीन मानिए, असली कहानी किसी भी इंटरनेट थ्योरी से कई ज्यादा रोमांचक है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इसके भव्य ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर इसकी अकल्पनीय नींव की इंजीनियरिंग देखेंगे, उसके बाद निर्माण में लगे समय और सामग्री पर बात करेंगे, फिर ताजमहल के मिथकों का पर्दाफाश करेंगे और अंत में इसे एक वैश्विक धरोहर के रूप में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। भव्य ब्लूप्रिंट, एक ऐसा स्मारक जो अपने विशाल पैमाने और दूरदृष्टि के लिए जाना जाता है। 1631-32 में जब शाहजहां ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो ये कोई मामूली काम नहीं था। इसके लिए उस दौर की सबसे एडवांस सोच की जरूरत थी। जरा इस नंबर पर गौर करें, 20,000। 17वीं शताब्दी में 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों, कुशल शिल्पकारों और मूर्तिकारों की एक पूरी की पूरी फौज काम पर लगाई गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ स्थानीय लोग नहीं थे, बल्कि इन्हें फारस और तुर्की जैसी दूर-दराज की जगहों से खास तौर पर बुलाया गया था। सोचिए, उस जमाने में इतने विशाल वर्कफोर्स को मैनेज करना कितना बड़ा लॉजिस्टिक टास्क रहा होगा। अब इतनी बड़ी टीम को लीड करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं, तो इस पूरी भव्य योजना के पीछे का मास्टरमाइंड आखिर था कौन? वो थे मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने ही इतने बड़े पैमाने पर इस लॉजिस्टिक चमत्कार को मुमकिन बनाया। ये उस्ताद लाहौरी का ही विजन था जिसने शाहजहां के इस बहुत बड़े सपने को हकीकत में बदल दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, नींव की इंजीनियरिंग और खास तौर पर यमुना नदी की उस बड़ी समस्या का समाधान। देखिए, यमुना नदी के किनारे की रेतीली और नम मिट्टी पर इतने भारी भरकम पत्थरों के ढांचे को टिकाना, ये किसी इंजीनियरिंग दुष्सपने से कम नहीं था। बिना एक मजबूत नींव के तो कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन इसका जो समाधान निकाला गया वो सच में जीनियस था। इसे 3 चरणों में किया गया। पहला, जमीन में बहुत गहरे कुएं खोदना। दूसरा, उन कुओं को पत्थरों, मलबे और लोहे से भरना। लेकिन असली जादू तीसरे चरण में छिपा है। नींव में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। आमतौर पर पानी में लकड़ी सड़ जाती है ना, लेकिन ये खास लकड़ियां नदी की नमी को सोकर और भी ज्यादा कठोर और मजबूत हो जाती हैं। क्या गजब का दिमाग लगाया था ना। और इसी का नतीजा है कि 17वीं सदी की ये बेहतरीन इंजीनियरिंग आज लगभग 400 साल बाद भी बिल्कुल टस से मस नहीं हुई है। नींव अपनी जगह पर पूरी तरह से अडिग है। बिना किसी आधुनिक मशीन या कंप्यूटर के उस दौर के इंजीनियरों ने जो कमाल कर दिखाया, वो सच में हैरान कर देने वाला है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, निर्माण की समयावधि और सामग्री, यानी दशकों की मेहनत और एक विशाल ग्लोबल सप्लाई चेन। एक बार जब नींव तैयार हो गई तो असल इमारत खड़ी करने का विशाल काम शुरू हुआ, और जाहिर है ये रातों रात तो हुआ नहीं। 1631-32 में निर्माण शुरू हुआ और करीब 11-12 सालों की दिन रात की मेहनत के बाद जाकर 1643 में मुख्य मकबरा तैयार हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके चारों ओर के शानदार बाग बगीचे, मस्जिद, गेस्ट हाउस और मुख्य प्रवेश द्वार बनाने में पूरे 10 साल और लग गए। कुल मिलाकर इस पूरे परिसर को तैयार होने में 22 साल का लंबा वक्त लगा। मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी का जीवन काल सिर्फ इस एक स्मारक को बनाने में समर्पित हो गया। और कमाल की बात यह है कि ये कोई मामूली लोकल प्रोजेक्ट नहीं था। इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन देखकर आज भी हैरानी होती है। मुख्य इमारत का मशहूर सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। लाल बलुआ पत्थर दिल्ली और फतेहपुर सीकरी से आया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सजावट के लिए 28 तरह के कीमती रत्न तिब्बत, चीन, श्रीलंका और अफगानिस्तान से मंगवाए गए थे।
जरा सोचिए, उस जमाने में जब मोटर गाड़ियां नहीं थीं, तब इन भारी पत्थरों को हजारों किलोमीटर दूर से लाना, ये अपने आप में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर इतने सारे रत्नों का किया क्या गया? यहीं पर जादू होता है पिएट्रा ड्यूरा कला का। ये कोई आम पेंटिंग नहीं है। ये सफेद संगमरमर को छीलकर उसमें अकीक, लाजवर्थ, मूंगा, यशब और फिरोजा जैसे बेशकीमती पत्थरों को बिल्कुल सटीक आकार में तराशकर जड़ देने की कला है। ये इतनी बारीक नक्काशी है कि सिर्फ एक छोटे से फूल को बनाने में दर्जनों छोटे-छोटे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। आज भी इसे देखने पर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चलिए अब रुख करते हैं चौथे भाग का, ताजमहल के मिथकों की सच्चाई, तहखाने की अफवाहों का फैक्ट चेक। देखिए, इंटरनेट के इस दौर में सीलबंद कमरों की कहानियों को वायरल होने में देर नहीं लगती। एक तरफ ऐसी अफवाहें हैं कि नीचे खुफिया कैमरे हैं, आधुनिक जासूसी उपकरण लगे हैं या फिर कोई गुप्त खजाना है, लेकिन असल सच्चाई बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये सच है कि ताजमहल के मुख्य चबूतरे के नीचे यमुना नदी की तरफ वाले हिस्से में गुप्त कमरे और गलियारे मौजूद हैं। लेकिन उनका मकसद क्या था? मुगल काल में सुरक्षा व्यवस्था और इस विशाल इमारत के तापमान को नियंत्रित रखना, बस इतना ही, कोई रहस्यमयी कहानी नहीं। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि इन्हें बंद क्यों रखा गया है? इसका सीधा और तार्किक जवाब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इस प्राचीन धरोहर को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना चाहता है। अगर वहां आम जनता का आना जाना शुरू हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और नमी से उन प्राचीन दीवारों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ASI के अधिकारी केवल जरूरी मरम्मत के लिए ही इन कमरों को खोलते हैं। वहां कोई एलियन या आधुनिक रहस्य नहीं छिपा है, बल्कि ये सिर्फ धरोहर को सुरक्षित रखने का एक बेहद कड़ा कदम है। अब हम अपने अंतिम और 5वें भाग पर पहुंच चुके हैं, एक वैश्विक धरोहर, इसकी उत्तम समरूपता और दुनिया भर में फैले इसके स्थायी आकर्षण का जश्न। ताजमहल सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शान है। इसकी ज्योमेट्रिक परफेक्शन और इसका प्रभाव सदियों से वैसा ही है। इसके ग्लोबल सम्मानों की लिस्ट ही देख लीजिए। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और इसे भारत में मुस्लिम कला का रत्न कहा। फिर 2007 में दुनिया भर के करोड़ों लोगों के वोटों ने इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक चुना। इसके इतने मशहूर होने की एक बहुत बड़ी वजह है इसकी अचूक समरूपता यानी परफेक्ट सिमेट्री। अगर इसे बीच से आधा बांट दिया जाए तो दोनों हिस्से एक दूसरे की बिल्कुल सटीक कार्बन कॉपी नजर आते हैं। ये सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा अजूबा है। तो इस शानदार सफर के अंत में एक विचार करने लायक सवाल है, आज के दौर का ऐसा कौन सा आधुनिक आर्किटेक्चरल चमत्कार है जिसे भारी भरकम मशीनों और सुपर कंप्यूटरों से बनाया गया हो, जो आज से 400 साल बाद भी बिल्कुल इसी तरह बिना किसी खरोच के मजबूती से खड़ा रहेगा? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मुगल इंजीनियरों का ज्ञान और उनकी तकनीक वास्तव में कितनी बेमिसाल थी। आज के इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अब जब भी ताजमहल को देखा जाएगा तो वो सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और कला के एक सच्चे मास्टरपीस की तरह नजर आएगा।